गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए 11th क्लास में ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था अपन सिलेबस की बात नहीं करते हुए 10th क्लास तक आपने जो ज्योग्राफी के विषय में जाना है या सामान्य बातें आप ज्योग्राफी के विषय में अपन जानते हैं उनका अध्ययन उनकी जानकारी होने के बाद अपन ज्योग्राफी के अंतर्गत सिलेबस वाइज आपका जो भी टॉपिक है वो देखेंगे। एक दो दिन में हमने पिछले वीडियो में आपने देखा ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, हमारी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ग्रहों के बारे में। ये एज ए जीके के टॉपिक हैं। 10th क्लास तक इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, तो अपने को पहले ये जानकारी आवश्यक है। आज अपना बिंदु है सिलेबस वाइज अपन बाद में देखेंगे। पहले एक बार आप छोटी छोटी बातें ज्योग्राफी में जो हमारे बार बार काम आती रहेंगी सिलेबस में, उन बातों का अध्ययन अपन करते हैं। आज अपन देखते हैं महाद्वीप और महासागर के बारे में। देखिए महाद्वीप सबसे पहले होता क्या है, कहें किसे, हमारे धरातल का, हमारे भूपटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा भाग जो हमारे धरातल के हिस्से को घेर कर रखता है, या हमारे धरातल का, हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाद्वीप कहलाता है। आज अपन महाद्वीप और महासागर के बारे में जानेंगे। देखिए मुख्यतः महाद्वीपीय जो भाग होता है इसे अपन स्थलीय पृष्ठ कह सकते हैं, यानी स्थल भाग। मुख्यतः हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का मतलब 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में 29.2% जो भाग है उस भाग पर विद्यमान है स्थलीय भाग यानी महाद्वीपीय भाग, और एक विशद भाग लगभग 70.8% भाग पर जलीय पृष्ठ विद्यमान है, यानी क्या विद्यमान है, महासागर। यानी जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, यह संपूर्ण पृथ्वी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। इसमें से 70.8% भाग पर तो जलीय पृष्ठ यानी महासागर विद्यमान है, और 29.2% भाग पर क्या विद्यमान है, महाद्वीप। अब सबसे पहले अपन महाद्वीप की परिभाषा है। महाद्वीप को जानने के बाद महाद्वीप हैं कितने महाद्वीप हैं। देखिए मुख्यतः हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप माने गए हैं, जिसमें सबसे विशालतम जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये मुख्य 7 महाद्वीप हैं जो हमारे धरातल पर विद्यमान हैं। इसी रूप में महासागरों की बात करें अपन तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये महत्वपूर्ण महासागर हैं। इनके अलावा जैसे दक्षिण महासागर है, ठीक है, और भी, लेकिन ये 3 जो महासागर हैं वो महत्वपूर्ण महासागरों के अंतर्गत सम्मिलित है। मुख्यतः अटलांटिक और आर्कटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, इन सब के बारे में आपने सामान्य बातें या सामान्य जानकारी आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी। आज अपन इनके विषय में देखते हैं। सबसे पहले पढ़ें महाद्वीप व महासागरों के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले जब हमारी पृथ्वी का उदय हुआ, हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ। 3 प्रकार के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच से मतलब है जिनका विकास सबसे पहले हुआ। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही महासागर व महाद्वीपों का निर्माण हुआ, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच का मतलब हुआ जिनका निर्माण महाद्वीप व महासागरों के बाद में हुआ, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, गर्त है, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और अपर्दन कार्य से या निक्षेपण, अपर्दन का मतलब होता है जो भी
नदी का जो प्रवाह होता है, नदी जो कटाव करती है, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव करती है, उससे जो आकृति बनती है वो कौन से श्रेणी की आकृति हो गई? तृतीय श्रेणी के उच्चावच हो गए। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हो गए? महाद्वीप में महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हो गए? पर्वत, पठार, मैदान, गर्त। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हो गए? अपर्दन व निक्षेपण। ये सारे आपका जब अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब ये बातें अपने काम में आएंगी। भाई प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, इन बात को अध्ययन करेंगे अपन। सबसे पहले अपन महाद्वीप व महासागरों के बारे में जाने, उससे पहले अपन महाद्वीप व महासागरों की विशेषताओं का अध्ययन करें। देखिए पहली विशेषता, जो हमारा धरातल है, हमारा जो भूमंडल है, इस भूमंडल के 70.8% भाग पर विद्यमान है महासागर और मुख्यतः 29.2% भाग पर विद्यमान है महाद्वीप। ठीक ढंग से एक एक बिंदु ठीक प्रकार से समझिएगा। हमारी जो संपूर्ण धरातल है, संपूर्ण जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 70.8% भाग पर क्या विद्यमान है? महासागर। और 29.2% भाग पर क्या विद्यमान है? महाद्वीप। यानी महासागरों का जो क्षेत्रफल है वो महाद्वीपों की तुलना में कितना अधिक है? 2.5 गुना अधिक है। पहली बात ध्यान में रखोगे कि संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें से 70.8% भाग पर तो महासागर और 29.2% भाग पर महाद्वीप। महाद्वीपों की तुलना में महासागर कितने बड़े? 2.5 गुना अधिक विद्यमान है। दूसरी बात, हमारी पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसे कहा जाता है स्थलीय गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसे कहा जाता है जलीय गोलार्ध। कारण देखो कि हमारी पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थलीय सीमा अधिक है, यानी उत्तरी भाग का लगभग 81% जो भाग है वह 81% भाग कैसा है? स्थलीय है। इसलिए हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को कौन सा गोलार्ध कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध। और हमारी पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? जलीय गोलार्ध। जलीय गोलार्ध क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में लगभग कितना? दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 90.5% भाग पर क्या विद्यमान है? जल विद्यमान है। अरे समझ में? तो दूसरी बात क्या हुई कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो कौन सा गोलार्ध कहलाता है? स्थलीय गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध वो क्या कहलाता है? जलीय गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने प्रतिशत भाग पर? तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने प्रतिशत भाग पर? 81% भाग पर क्या विद्यमान है? स्थल। और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध। क्यों? क्योंकि जलीय गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग पर? 90.5% भाग पर क्या विद्यमान है? जल विद्यमान है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध का जो अंतिम ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध का जो ध्रुव है वो कहां पर है? वो फ्रांस में है। फ्रांस में ब्रिटेनी उत्तरी गोलार्ध का ध्रुव, यानी स्थलीय गोलार्ध का ध्रुव अपन कह सकते हैं क्या है? ब्रिटेनी, जो कहां पर विद्यमान है? फ्रांस के अंतर्गत है। और दक्षिणी गोलार्ध का जो ध्रुव है वो कहां पर है? वो है न्यूजीलैंड में। कहां पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड के पास माना जाता है। कोई दिक्कत? तीसरी बात, ये महत्वपूर्ण बातें महाद्वीप और महासागरों के बारे में जो आपको या अपने को लास्ट तक के सिलेबस हो जाता है लेकिन पता नहीं लग पाता, जान नहीं पाते क्योंकि सिलेबस के दौर में लगे रहते हैं। तो ये बात अपन पहले जानकारी कर ले, उसके बाद अपन पहले लेसन से स्टार्ट करेंगे तो ये सारी बातें आपके ध्यान में रहेंगी। तीसरी विशेषता, सभी महाद्वीप, केवल एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया एक अपवाद है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा सभी महाद्वीपीय जो भाग हैं वो त्रिभुजाकार हैं और सभी महासागरों का आकार भी लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा सभी महाद्वीपों की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है और जिनका शीर्ष कहां पर है? दक्षिण में। और जितने भी महासागर हैं सभी महासागरों की जो आकृति है वो आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, लेकिन इनका जो शीर्ष है वह शीर्ष कहां है?
कहने का मतलब ये एक विशेष प्रकार की जानकारी में महाद्वीपों की जो आकृति है, यह महाद्वीपों की आकृति भी त्रिभुजाकार है, और महासागरों की जो आकृति है, यह महासागरों की आकृति भी कैसी है, यह महासागरों की आकृति भी त्रिभुजाकार स्थिति के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत मैंने बताया स्थल, और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत मैंने बताया जल। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थलीय भाग की अधिकता पाई जाती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर जल की अधिकता देखने को मिलती है। लेकिन उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जलीय भाग के रूप में आर्कटिक सागर है। उत्तरी ध्रुव में स्थल भाग तो अधिक है, लेकिन उत्तरी ध्रुव के चारों ओर कौन सा सागर विद्यमान है? उत्तरी ध्रुव के चारों ओर विद्यमान सागर का नाम क्या है? आर्कटिक सागर विद्यमान है। आ रहा है समझ में? और मुख्यतः आर्कटिक जो महासागर है कहां पर है? उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर विद्यमान है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, जहां पर जल की प्रधानता है, उस ध्रुव के चारों ओर अंटार्कटिका, जो मैंने महाद्वीप का नाम बताया था आपको, उसका विस्तार है। यानी एक ये रोचकता है कि जो स्थल भाग है, स्थल भाग के चारों ओर कौन सा महासागर है? आर्कटिक, और जो जलीय भाग है उसके स्थलीय भाग है कौन सा? अंटार्कटिका। तो कहने का मतलब ये विशेष प्रकार की बातें जो अपने ध्यान में बहुत कम रहती हैं। इसके अतिरिक्त महाद्वीपों की जो रचना हुई है, जो महाद्वीप बने हैं, इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ है किससे? ग्रेनाइट चट्टानों से। तो महाद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। और महासागरों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। महासागरों का जो निर्माण है वो तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, और महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? वह मुख्यतः ग्रेनाइट से हुआ है। और मुख्यतः ये सारी विशेषताएं अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो हमने कौन कौन सी विशेषताएं देखी? पहली विशेषता ये, वह जो संपूर्ण पृथ्वी जो कि 51 करोड़ जिसका क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, उसका 70.8% भाग पर महासागर विद्यमान है, 29.2% भाग पर महाद्वीपीय भाग विद्यमान है। पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, कारण ये वहां स्थल भाग की दिखता है। कितना स्थल भाग है? लगभग 81%। और जो दक्षिणी भाग, दक्षिणी गोलार्ध है, उसे क्या कहा जाता है? जलीय गोलार्ध। वहां पर किसकी अधिकता है? जलीय। कितना जल की अधिकता है? कितने भाग पर? 90.5% भाग पर। ऑस्ट्रेलिया एक अपवाद के रूप में छोड़कर सभी महाद्वीपीय जो भाग है वो त्रिभुजाकार है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। और सभी महासागरों की आकृति भी लगभग क्या है? त्रिभुजाकार है, क्योंकि उनके शीर्ष वगैरह जो है वो अलग प्रकार के हैं। महाद्वीपों की स्थिति मैंने बताया भाई, महाद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट शिलाओं से हुआ है, और महासागरों का जो निर्माण हुआ है वो मुख्यतः बेसाल्ट जो चट्टानें हैं उन बेसाल्ट चट्टानों से मुख्य रूप से हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये महाद्वीप और महासागरों की विशेषता नाम आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे महासागर की बात पूछता है तो प्रशांत महासागर, ठीक है, हिंद महासागर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये जो दक्षिणी महासागर है, ठीक है। तो ये जो महासागर है, इन महासागरों के बारे में भी आपको, आर्कटिक महासागर है, ठीक है, इन महासागरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। महाद्वीपों के बारे में एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, जो भी ये महाद्वीप हैं, इनके नाम आपको सातों महाद्वीपों के, और ये जो 4 महासागर हैं, इन 4 महासागरों के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। अरे समझ में, मुख्य 4 जो महासागर हैं, इन 4 कई जगह आपने 10th क्लास तक जैसे आपने पढ़ाया भाई, महासागर है वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ जगह 5 भी मिलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 महासागरों का अध्ययन है वो महत्वपूर्ण रूप से इसके अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। देखो ये तो हो गई इनकी विशेषताओं के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में हो गई। अब अपन ये देखें सबसे पहले महाद्वीप के बारे में कि इन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई कैसे, महाद्वीप आए कहां से। इन महाद्वीपों की उत्पत्ति के विषय में यदि अपन देखते हैं तो अनेक प्रकार के सिद्धांत यहाँ पर विद्यमान है। ध्यान दीजिए। तो महासागर में महाद्वीपों के बारे में सामान्य बातें हमने पढ़ी, और भी विस्तार से अपन जैसे ये क्लासें वगैरह होंगी तो उनमें और भी ठीक प्रकार से विस्तार से पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं कि ये महाद्वीप आए कहां से, क्योंकि विशेषताओं का हमने अध्ययन कर लिया, महासागरों की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया,
7 महाद्वीप और 4 महासागरों के बारे में अपने ठीक प्रकार से अध्ययन कर लिया। लेकिन देखिए मैंने पहले बताया था भाई अपन ज्योग्राफी के अंतर्गत शुरू से अध्ययन करेंगे। तो ये महाद्वीप आए कहां से? महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में एक भूगोलवेता थे अल्फ्रेड वेगनर। इस भूगोलवेता ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। मुख्यतः महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1912 के अंतर्गत, मुख्यतः 6 जनवरी वर्ष 1912 को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लेकिन मूलतः वर्ष 1920, क्योंकि विश्व युद्ध के कारण से लोगों का ध्यान इस सिद्धांत की ओर नहीं जा पाया। वर्ष 1920 के अंतर्गत जर्मन भूगोलवेता थे एक अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया। आज के वीडियो में अपन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सामान्य परिचय देखेंगे। कल के वीडियो में आपको ये ठीक प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। देखिए मुख्यतः महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में उनकी एक पुस्तक थी, महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। किसकी पुस्तक थी? अल्फ्रेड वेगनर की। कौन सी? महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। इस बुक के अंतर्गत उन्होंने मुख्यतः महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का ठीक प्रकार से प्रतिपादन किया। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझने से पहले अपन एक बात और समझें। आपने एक चीज देखा होगा या अपन एक चीज जानते हैं कि प्रत्येक जगह के अंतर्गत जलवायु की स्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार की मिलती हैं। भाई किसी जगह उष्ण जलवायु है, किसी जगह शीत जलवायु है। ऐसा क्यों? देखिए मुख्यतः जर्मन भूगोलवेता जो ये अल्फ्रेड वेगनर हैं, इनके सामने भी एक मूल जो समस्या थी वह जलवायु परिवर्तन की थी। उन्होंने भी ऐसा महसूस किया कि ये जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति है, इस जलवायु परिवर्तन की स्थिति के पीछे कारण क्या है? देखिए अपन महाद्वीपों की उत्पत्ति व महासागर उत्पत्ति, इसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अपन देख रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन की स्थिति के अंतर्गत क्या भाई जलवायु परिवर्तन कब होता है? उन्होंने 2 स्थितियां रखी कि भाई जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है या ये जो परिवर्तन होता है जलवायु में, यह परिवर्तन 2 प्रकार से संभव है। भाई जलवायु परिवर्तन ऐसे तो नहीं होगी। 2 कारण या 2 संभावनाएं इन्होंने व्यक्त की जिसके कारण से जलवायु परिवर्तन की स्थिति होती है। कैसा? या तो स्थल भाग स्थिर रहे और जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ। दूसरा, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ। देखो एक सीधी सी बात है, इस नियम को छोड़कर अपन एक सामान्य जानकारी भी लें। भाई ये 2 भाग हैं, ये ठीक तरह समझिएगा। ये मान लो स्थल भाग है, ठीक है, और ये भी स्थल भाग है मान लीजिएगा। अभी यहां पर जलवायु मान लो कैसी है? शीत है, ठीक है। अब ये शीत जलवायु यहां पर विद्यमान है। अब इस शीत जलवायु का यहां पर शीत जलवायु कैसे हो? 2 कारण हो सकते हैं। या तो ये शीत जलवायु खुद चल करके यहां पर आ जाए, सही बात है भाई, स्थानांतरण ये तो होता है भाई जलवायु का स्थानांतरण। क्या भाई इस बार यहां पर शीत जलवायु है तो यहां पर शीत जलवायु कैसे हो? या तो ये शीत जलवायु खुद चल करके यहां पर आ जाए, ऐसा नहीं हो तो ये स्थल भाग है ये खुद यहां पर चला जाए,
दोनों स्थितियों के अंतर्गत ही तो जलवायु का परिवर्तन हो सकता है। भाई यहाँ शीत जलवायु कब होगी? इस भाग पर, अपने आप तो नहीं होगी। या तो ये जो शीत जलवायु वो खुद चल करके यहाँ पर आ जाए, और ऐसा नहीं हो तो ये स्थल भाग खुद वहां पर चला जाए। दोनों स्थितियों के अंतर्गत शीत जलवायु हो सकती है। यही बात यहाँ पर कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन कब हो? जब स्थलभाग स्थिर हो और जलवायु खुद चल करके आ जाए, जलवायु का क्या हो जाए? स्थानांतरण हो जाए। ऐसा नहीं हो तो ये हो भाई जलवायु तो अपनी जगह रहे और स्थलभाग वो खुद वहां पर चला जाए। ये जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति है, इस जलवायु परिवर्तन की स्थिति के बारे में अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। बहुत रोचक सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है। ये सामान्य बातें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। कल के वीडियो में अपन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखेंगे ठीक प्रकार से। देखिए अपन केवल वीडियो के माध्यम से, मैं फिर से बता रहा हूं, केवल ज्योग्राफी की वो बातें जो बिल्कुल इजी और बिल्कुल सामान्य है, अक्षांश, देशांतर, ग्लोब, इनके बारे में सामान्य जानकारी भी अपन लेंगे। लेकिन उससे पहले अपन पृथ्वी के बारे में जाने, भाई पृथ्वी आई कहां से, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब आपको बताया गया था संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन। तो सबसे पहले उस पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन, उस पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई इस सिद्धांत के बाद में। यानी कल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की उत्पत्ति अपन देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में देखेंगे। इसके बारे में अपन, इसके बाद में अपन अक्षांश, देशांतर, ग्लोब, मानचित्र, जो ये सामान्य बातें हैं ज्योग्राफी की, उनका विवेचन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, शेष करें।